हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इसका गठन कैसे हुआ, इसका भारत में आगमन कैसे हुआ और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसका विस्थापन कैसे हुआ। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक अंग्रेजी ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1600 में हुई। और ये किस लिए बनाई गई थी? इसका गठन हुआ था हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, और इसका अंत जो है 1874 में हो गया था। तो चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। देखिए, इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। 1600 ईस्वी में इसको शाही अधिकार पत्र द्वारा इसका अधिकार प्राप्त किया गया था। और यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो 1600 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी, जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। अब देखते हैं कंपनी का गठन कैसे हुआ और कब हुआ। 1599 में प्रमुख व्यापारियों और खोजकर्ताओं का एक समूह एक शाही अधिकार पत्र के तहत संभावित ईस्ट इंडीज उद्योग पर चर्चा करने के लिए मिला। 22 सितंबर को इस समूह ने अपना इरादा बताया ईस्ट इंडीज की काल्पनिक यात्रा में उद्यम करना। उद्यम यानी व्यापार, निवेश करना और स्वयं का निवेश करना था। 2 दिन बाद ये सभी फिर से एकजुट हुए और परियोजना के समर्थन के लिए रानी के पास आवेदन करने का संकल्प लिया। हालांकि उनका पहला प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं रहा। एक साल बाद 31 दिसंबर 1600 को वो फिर से बुलाए गए और इस बार वे सफल हुए और महारानी ने ईस्ट इंडीज में व्यापार करने वाले लंदन के गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट नाम से उनके निगम को अपना शाही अधिकार पत्र प्रदान किया। किस नाम से? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। 31 दिसंबर 1600 को अधिकार पत्र ने 15 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी को केप ऑफ गुड होप के पूर्व और मैगलन जल डमरू मध्य के पश्चिम के सभी देशों के साथ अंग्रेजी व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया, यानी कि अनुमति दे दी गई। फिर आती हैं इसकी प्रारंभिक यात्राएं। सर जेम्स लेक्सटर ने 1601 ईस्वी में रेड ड्रैगन पर सवार होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा की कमान संभाली थी। किसने? सर जेम्स लेक्सटर ने 1601 ईस्वी में रेड ड्रैगन पर सवार होकर। अगले वर्ष मलक्का जलडमरू मध्य में लैंकस्टर ने पुर्तगाली कैरेक साउथ होम को काली मिर्च और मसालों के साथ लूट लिया और प्राप्त माल से उसने 2 कारखाने स्थापित किए, एक जावा के बेंटम में और दूसरा मोलुकास यानी स्पाइस द्वीप में। मार्च 1604 में सर हेनरी मिडल्टन ने दूसरी यात्रा की कमान संभाली। कैप्टन जनरल विलियम किलिंग ने कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर और कैप्टन डेविड मिडल्टन के नेतृत्व में कंसेंट के साथ 1607 से 1610 तक रेड ड्रैगन पर तीसरी यात्रा का नेतृत्व किया। इस प्रकार ये तीसरी यात्रा हुई। ये पहली यात्रा, दूसरी और तीसरी यात्रा हुई। अब आता है कंपनी का भारत में आगमन। 1608 में सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में एक जहाज हेक्टर सूरत में लंगर डालने वाला पहला जहाज बन गया। हॉकिंस ने 2 वर्षों तक मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में एक दूत थे। जो ये सर विलियम हॉकिंस थे, ये 2 वर्षों तक मुगल सम्राट जो जहांगीर था उसके दरबार में एक दूत के रूप में थे। इस दौरान उन्होंने व्यापार रियायतें प्राप्त करने की कोशिशें की, लेकिन वो व्यर्थ गईं। पहला भारतीय कारखाना 1611 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर, कहां पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था और इसका दूसरा कारखाना 1615 में सूरत में स्थापित किया गया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका पहला भारत में कारखाना बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर और दूसरा सूरत में स्थापित किया गया था। व्यापार के लिए संघर्ष। अब देखते हैं इसको व्यापार के लिए क्या क्या संघर्ष किए गए। पुर्तगालियों के प्रतिरोध और शत्रुतापूर्ण रवैये ने कंपनी को भारत के साथ सहज ही व्यापार शुरू नहीं करने दिया। पुर्तगालियों से निपटने के लिए अंग्रेजों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता और समर्थन मिला।
और दोनों कंपनियों ने एक साथ मिलकर पुर्तगालियों से लंबे अरसे तक जमकर तगड़ा मोर्चा लिया। 1612 ईस्वी में कैप्टन गोस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजों के एक जहाजी बेड़े ने पुर्तगाली हमले को कुचल दिया और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में व्यापार शुरू कर दिया। 1613 ईस्वी में कंपनी को एक शाही फरमान मिला और सूरत में व्यापार करने का उसका अधिकार सुरक्षित भी हो गया। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने ओरमुज पर अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप वे पुर्तगालियों के प्रतिशोध या आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान स्पाइस द्वीप समूह के मसालों को लेकर डच और फ्रेंच के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में थी। डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग कंपनियों के बीच तनाव इतना ज्यादा था कि ये कम से कम 4 एंग्लो डच युद्धों में बदल गया। मतलब 4 इनके बीच में युद्ध हुए, जो कि पहला युद्ध है 1652 से 1654, दूसरा 1665 से 1667, तीसरा 1672 से 1674 और चौथा युद्ध जो है 1780 से 1784 तक हुआ। सम्राट जहांगीर से संधि। 1615 में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने का निर्देश दिया। उसने एक वाणिज्यिक संधि को पेश किया जो कंपनी को सूरत और अन्य क्षेत्रों में निवास करने और कारखाने स्थापित करने का विशेष अधिकार देगी। बदले में कंपनी ने सम्राट को यूरोपीय बाजार से सामान और दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध कराने की पेशकश की। यह मिशन अत्यधिक सफल रहा। इस प्रकार इसने सम्राट जहांगीर से संधि कर ली। अब आती है कंपनी की सफलताएं क्या क्या रही। कंपनी को पहली महत्वपूर्ण सफलता मार्च 1640 ईस्वी में मिली, जब उसने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से आधुनिक चेन्नई नगर का स्थान प्राप्त कर लिया, जहां पर उन्होंने शीघ्र ही सेंट जॉर्ज किले का निर्माण भी किया। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के दहेज में बंबई का टापू मिल गया। जो ये ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया और इसके बदले में इनको दहेज में बंबई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 1669 और 1677 के बीच कंपनी के गवर्नर जेराल्ड आंगियर ने आधुनिक बंबई नगर की नींव डाली। 1687 ईस्वी में कंपनी के एक वफादार सेवक जॉब चारनाक ने बंगाल के नवाब इब्राहिम खान के निमंत्रण पर भागीरथी की दलदली भूमि पर सूतानाती गांव में कलकत्ता नगर की स्थापना की। 1687 ईस्वी में कलकत्ता नगर की स्थापना हुई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 अति उन्नत बंदरगाहों पर अपना अधिकार कर लिया। कौन कौन से बंदरगाह थे जिस पर इन्होंने अधिकार किया? बंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये तीनों बंदरगाह प्रेसिडेंसी कहलाई। अगर जैसे पूछा जाता है कौन कौन से बंदरगाह प्रेसिडेंसी कहलाए, तो वो ये तीनों होंगे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। इनमें से प्रत्येक का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा नियुक्त एक गवर्नर के सुपुर्द किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन लंदन में लीडल हॉल स्ट्रीट स्थित कार्यालय से होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन कहां से होता था? लंदन के लीडल हॉल स्ट्रीट नामक कार्यालय से। अब आते हैं आंग्ल मुगल युद्ध जो हुए हैं 1686 ईस्वी में। एंग्लो इंडियन युद्धों में सबसे पहला 1686 में हुआ, जब कंपनी ने मुगल बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान के खिलाफ नौसैनिक अभियान चलाया था। इसके कारण बंबई की घेराबंदी हुई और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब का हस्तक्षेप हुआ। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी हार गई और उस पर जुर्माना लगाया गया। 1695 की मुगल काफिला डकैती जो हुई थी उसके बारे में देख लेते हैं। सितंबर 1695 में कैप्टन हेनरी एवरी एक अंग्रेज समुद्री डाकू बॉब ऑल मंडेव जलडमरू मध्य तक पहुंच गया, जहां उसने मक्का की वार्षिक तीर्थ यात्रा से लौट रहे भारतीय बेड़े पर हमला करके उसे लूट लिया। मुगल काफिले में खजाने से लदा गंज सवाई शामिल था, जो मुगल बेड़े में सबसे बड़ा और हिंद महासागर में चलने वाला सबसे बड़ा जहाज था उस समय, और इसके अनुरक्षक फतेह मोहम्मद भी शामिल थे। जब यह खबर इंग्लैंड पहुंची तो हंगामा मच गया और औरंगजेब को खुश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी वित्तीय क्षतिपूर्ति देने का वादा किया, जबकि संसद ने समुद्री लुटेरों को हॉस्टिस ह्यूमनी जेनरेस यानी कि मानवता का दुश्मन घोषित कर दिया था।
अफीम युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 के दशक में चीनी व्यापारियों को चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय जैसे सामानों के बदले में अफीम बेचना शुरू किया। सत्तारूढ़ किंग राजवंश ने 1796 और 1800 में अफीम व्यापार को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कि जो ये संधि हुई थी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके कारण 1839 में पहला अफीम युद्ध हुआ, जिसमें कई महीनों के दौरान चीनी तट पर ब्रिटिश नौसैनिकों के सिलसिलेवार हमले शामिल थे। 1842 में नॉनजिंग की संधि के हिस्से के रूप में किंग को ब्रिटिश व्यापारियों को विशेष उपचार और अफीम बेचने का अधिकार देने के लिए मजबूर कर दिया गया। अफीम युद्ध जो कब हुआ था? 1777, और पहला युद्ध जो था 1839 में हुआ। कंपनी को सीमा शुल्क से मुक्ति। 1600 जो सीमा शुल्क देना पड़ता था उससे मुक्ति कब और कैसे मिली? 1691 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब इब्राहिम खां से एक फरमान प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए की राशि सालाना देने पर सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिया गया था। बाद में 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्जन डॉक्टर हैमिल्टन की चिकित्सा सेवाओं से खुश होकर सम्राट फर्रुखशियर ने नया फरमान जारी करते हुए कंपनी का बंगाल में सीमा शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब आता है कंपनी की प्रभुसत्ता। व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एकाधिकार का कई अंग्रेज व्यापारियों ने विरोध किया था और 17वीं शताब्दी के अंत में द इंडियन कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक एक प्रतिद्वंदी संस्था की स्थापना की। 1708 ईस्वी में नई और पुरानी कंपनी में समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत दोनों को मिलाकर एक कंपनी बना दी गई और उसका नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यह संयुक्त कंपनी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही मशहूर हो गई। अब आता है भारत में इसकी प्रभुसत्ता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत पर प्रभुसत्ता का दावा करने वाली मुगल सरकार धीरे धीरे कमजोर होती गई और देश 18वीं शताब्दी के दौरान छोटे छोटे अनेक मुस्लिम और हिंदू राज्यों में बंट गया। इन राज्यों में परस्पर कोई भी एकता न रही। यह फूट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वरदान सिद्ध हुई और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय शासकों को अपनी सेना किराए पर उपलब्ध कराती थी, लेकिन इन सैन्य खर्चों के बोझ की वजह से वे जल्दी ही कंगाल हो जाते हैं और उन्हें अपना शासन गंवाना पड़ता। 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को अंग्रेजों ने हरा दिया और एक ब्रिटिश कठपुतली को सिंहासन पर बिठाया गया। कंपनी का शासन प्रभावी रूप से 1764 में बक्सर की लड़ाई के साथ शुरू हुआ और जब बंगाल के नवाब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को सौंप दिए और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को 1764 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी में कई प्रशासनिक सुधार लाए और वॉरेन हेस्टिंग्स को अन्य दो प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण के साथ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और जो बंगाल का पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में कंपनी की संपत्ति को विनियमित और प्रशासित करने के लिए 1853 तक की कई अन्य अधिनियम पारित किए गए। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके बारे में देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण किया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। जो बंगाल के पहले गवर्नर थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम फिर से बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। तो देखिए तीन वो बन जाते हैं इससे क्वेश्चन। जो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पहला वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब आता है कंपनी का विस्थापन। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से कंपनी की उदासीन नीतियों और भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हुआ था। इससे भारत पर कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया और भारत सरकार अधिनियम
1858 के माध्यम से नियंत्रण सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। कंपनी की संपत्ति, सैन्य और प्रशासनिक शक्तियां सभी सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। उसके बाद कंपनी 1874 तक ब्रिटिश सरकार के चाय व्यापार की देखभाल करती रही, जब अंततः इसे भंग कर दिया गया। तो आज हमने ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।